कल इंशाल्लाह ताला हमारा जो टेस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम टेस्ट मैंने बुक से कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चंस। अब बुक में एग्जाम्पल भी आ सकती हैं और बुक में जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। कोई डेरिवेशन कंफर्म न्यूज़ है नहीं आ रही है। 3 बजे हम टेस्ट शुरू करेंगे। पहले इब्तदाई 10 मिनट में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन का क्लियर नंबर डालना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, और आंसर सिर्फ लिखना है जो आपके हिसाब से सही जो है उसका एमसीक्यूज हो। एंड उसके बाद जो है आपने क्या कर देना है, एमसीक्यूज जब आपके एंड हो जाएंगे, एमसीक्यूज जब आपके एंड हो जाएंगे 6-7 मिनट बाद आपको थ्योरी का पेपर मिल जाएगा। थ्योरी के पेपर में 5 सवाल हैं, 5 करने, कोई चॉइस नहीं होगी। थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट पहले करना है, कर लीजिए लेकिन प्रॉपर नंबर हो। देन आपको क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करना है, कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर पूरा प्रॉपर हो। पार्ट 2 इज नथिंग, 2 का पार्ट 2 के 3 का पार्ट 2, और इस पर नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। एंड आपको 10 मिनट पहले निकलने की इजाज़त नहीं है। जब 10 मिनट से कम रह जाएगा जब निकलने की इजाज़त। आप आधे घंटे बाद कहेंगे मैं जा रहा हूँ, नहीं, 50 मिनट के बाद आप अगर पेपर समझते हैं हो गया, जा सकते हैं। एंड 4 बजे तो आपको वैसे ही निकाल दिया जाएगा। तो जो लोग अपने घर वालों को बुलाते हैं, कल कोई वेटिंग टाइम नहीं है, 4:01 पे आप जा चुके होंगे, तो घर वालों को अपने वक्त पे बुला लेना। अब आज क्या करेंगे हम, आज सबसे पहले थ्योरेटिकल सेक्शन पे जाऊंगा मैं, अपने चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 में मुसलसल बात हो रही है कि इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी चैप्टर 2 वाले ये भी नहीं है। जब तक ये अलग अलग आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। जो ही ये मिलेंगे एक सवाल के अंदर इंटरसेप्ट भी होगा और कोफिशिएंट भी होंगे, वहाँ ये मसाइल पैदा करेंगे। एंड दिमाग को कंट्रोल करना, देयर इज नो अदर वे, कि आपने अपने दिमाग को फुल कंट्रोल में रखना है। एक ही वे है इसका। आज हम सबसे पहले क्या करते हैं, आज हम बात करते हैं, कल पैरेलल लाइन की हमने बातें की थी। 2 लाइनें a1x, ये क्यों नहीं बंद किया इन्होंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये भी बंद कर दें। a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c2, 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। कल हमने बात किया था, स्लोप से आइडिया पिक किया था, 2 लाइनें पैरेलल हैं, उनके स्लोप इक्वल हैं, और वहाँ से एक कंडीशन बनाई थी, a1/b1 इज इक्वल्स टू a2/b2। इसको कहते हैं स्लोप कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। इसको कहते हैं कोफिशिएंट कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो कोफिशिएंट से भी हो सकता और स्लोप से भी हो सकता, कोई नहीं है, बट कोफिशिएंट ज़्यादा क्विक मेथड है। कल ये हमने जो है कोफिशिएंट कंडीशन स्लोप साइड दी थी, बुक में हिस्सा नहीं दी गई है। बुक में कुछ और आइडिया है इसके बैकग्राउंड में। बुक में वो चले गए टेंजेंट थीटा वाले फॉर्मूले पे। याद है कल ड्राइव किया था एंगल बिटवीन द 2 लाइन का फॉर्मूला, a2b1 माइनस, जी बेटा, मैंने ये स्लोप नहीं लिखा, माइनस इधर भी आएगा, माइनस इधर भी कैंसिल होके क्या होगा। हमने तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दी ना, ड्राइव थोड़ी करके दिखा रहा था मैं, वो तो कल दिखाया था। तो इसको एंड रिजल्ट को कोफिशिएंट कंडीशन कहते हैं और इस रिजल्ट को स्लोप कंडीशन कहते हैं। अब मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि बुक में स्लोप से नहीं ड्राइव किया ये कंडीशन, बुक में उन्होंने कैसे ड्राइव की वो बात करने जा रहे हैं। एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द लाइन का फॉर्मूला, अगर 2 लाइनें पैरेलल हो तो उनका दरमियानी एंगल कितना होगा, एक्सीलेंट 0 होगा, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रही। और टेंजेंट 0 की वैल्यू तुम्हें याद है किसी को, 0 होती है। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आई आएगी, 0। ये पूरी वैल्यू 0 कब बनेगी, जब न्यूमरेटर a2b1 माइनस a1b2 इक्वल्स टू 0। तो अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर की टर्म 0 होगी, एंड जब न्यूमरेटर की टर्म 0 होगी तो क्या होगा,
वही कंडीशन बन गई। तो बुक में उन्होंने स्लोप से नहीं गाइड की, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, बट बुक में जो किया हमें वो समझना है। बुक में उन्होंने एंगल बिटवीन द लाइन के फॉर्मूले को यूज किया है, कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइंस। एंड A2B1 माइनस A1B2 इक्वल्स टू 0। कोई पढ़ सकता है ये क्या है? कोई पढ़ सकता है ये क्या है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं, एक्सलेंट, कौन बोला? वेरी गुड। A2B1, ये देखना A2B1 माइनस क्या होगा? B2A1। बड़े हो गए हो, जब 8th क्लास में थे तो A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, A² प्लस 2AB प्लस B²। जब कुछ महीने गुजरे तो टीचर ने फॉर्मूला उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। अब तो साल गुजर गया फर्स्ट ईयर का, टीचर ने डिटरमिनेंट का फॉर्मूला उल्टा पढ़ने लगा। अगर इसको ओपन करो क्या होएगा? A2B1 माइनस A1B2। आपकी ये कंडीशन तो ज्यादातर यूज होती है किसके लिए? पैरेलल लाइन के लिए। इसको कहते हैं कोफिशिएंट कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन। और ये भी कंडीशन है, हम अमूमन इसको यूज नहीं करते, और वो उसको मालूम है बच्चे इसको यूज नहीं करते। एमसीक्यूज में पूछता है कि ये क्या है? इज द कंडीशन फॉर आगे 3-4 चॉइसेस दे देता। तो ये जितनी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ये सब अपने दिमाग में बिठानी है। अगर आपको जो है एमसीक्यूज एंड देन आफ्टरवर्ड एप्टीट्यूड निकालना है। कोई सवाल यहां तक? कल इसी तरह हमने जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर थी तो हमने कहा उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। इसको कहते हैं स्लोप कंडीशन। एंड कल इसी से हमने एक बनाया था, A1/B1 इज इक्वल्स टू माइनस B2/A2, और इसको इस तरह समझाया था मैंने 3x प्लस 5y प्लस 11। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? 5x माइनस 3y, और कांस्टेंट में जो चाहो लिख दो। अब बुक में इसका नहीं गाइड किया है, स्लोप से नहीं कहा। आल्दो स्लोप से कोई गलती नहीं है, तो इनिशिएट करने के लिए मैं स्लोप से किया। आज मैं चलते हैं, वही फॉर्मूला है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन द लाइन का। ये सारे फॉर्मूले रटने वाले वक्त के साथ, अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, लाइनें परपेंडिकुलर हो जाए, तो टेंजेंट 90 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? कब ये वैल्यू इन्फिनिटी में कब तब्दील होगी? जब डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म 0 हो जाए। तो इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दिस मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू 0। A1/B1 इज इक्वल्स टू माइनस, देखो सेम कंडीशन आई। बुक में ये समझाइए इस तरह। अब बुक में था उन्होंने गहराई से समझाई है, इतनी कल जोर लगाते हैं तो बच्चा घबरा जाता, तो उसको याद दिलाया ये भी है। अब दादा कोई इसको पढ़ सकता है? ये क्या है? कैसा डिटरमिनेंट है? डिटरमिनेंट में तो माइनस होता है। एक्सलेंट, चल गया दिमाग। B1 माइनस B2। एक्चुअली इस चीज को जहन में रखो तो सब कुछ हो जाएगा। या इस चीज को एक ने कहा ये नहीं समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, माइनस B2 के साथ, क्योंकि वो कंडीशन हमें इमेज रटी हुई है। क्या होगा? द डिटरमिनेंट लिखना शुरू करो। ये क्या होगा? A1 A2, देन उसके बाद क्या होगा? B1
अब ये कंडीशन पैरेलल वाली से काफ़ी डिफरेंट है, मतलब याद करने की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ एप्टीट्यूड है क्या, ये थ्योरी आती। एप्टीट्यूड ये थोड़ी है क्वेश्चन करना आता आपको, वो क्वेश्चन किन पहियों पे चल रहा है, वो क्वेश्चन किस तरह चल रहा है, वो पहिए आते हैं, एप्टीट्यूड बहुत आराम से निकलता है। मैं तुमसे पहले वाले ग्रुप से जिक्र कर रहा था फास्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट। आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है। एक साहब कहने लगे कंप्यूटर ख़त्म हो गया, मैंने खामोश हो गया क्योंकि ना समझ के आगे बहस करना ही बेकार है। कंप्यूटर अभी शुरू ही नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान अपने जैसी एक चीज़ बनाना चाह रहा है जो उसको हर चीज़ में आसानी दे, एंड वो फुल कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी शुरू ही नहीं हो पाया है, अभी तो उसकी पहले ही आई है। तो कंप्यूटर का ज़माना आजकल। फास्ट के अंदर जो है, यहाँ कराची में इस वक्त सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर के वाले से दो हैं, एक फास्ट है और दूसरी कराची यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर डिपार्टमेंट। इस वक्त कराची के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कराची में दो बहुत अच्छे इदारे हैं। एंड फास्ट का एप्टीट्यूड टेस्ट कहीं प्रिपेयर नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स आती है जाके दे दो। मेरे चंद सौ नहीं हजारों स्टूडेंट मुझे यही बोलते हुए पाए गए, सिर्फ मैथमेटिक्स के बेस पे कंप्यूटर में एडमिशन होता है। एंड ये कंसेप्ट चाहिए, बड़े फास्ट कंसेप्ट चाहिए। कोई एप्टीट्यूड का खर्चा नहीं होगा, तुम फास्ट जा रहे हो या कराची यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सिर्फ मैथमेटिक्स चाहिए पूरी। तो अभी तक हमने बात की, पैरेलल की बात की और परपेंडिकुलर की बात की। अब हम एक खास लाइन का जिक्र कर लें तो बड़ा मज़ा आ जाए। ये लाइन है पैरेलल, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो पैरेलल लाइन है और इनके दरमियान कोई डिस्टेंस होता है जो सेम रहता है हमेशा। अगर ये डिस्टेंस में 0 कर दूं, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y, तो ऐसी लाइन को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोलिनियर नहीं कहा, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोइंसिडेंट लाइन के ऊपर लाइन आ गई, दोनों लाइनों के लोकस कॉमन है, ईच एंड एवरी पॉइंट कॉमन है। अब ऐसी लाइनों में क्या क्वालिटी होती है, ये लाइनें पैरेलल होती हैं। इनका दरमियानी डिस्टेंस पैरेलल में, उनमें क्या फर्क है, इनका दरमियानी डिस्टेंस होता है, इनका दरमियानी डिस्टेंस 0 होता है। अब इसकी कंडीशन क्या है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 को। अगर तुम इजाज़त दो मैं यूँ लिख दूँ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। एंड कल तुमसे मैं बार बार बात कर रहा था, कांस्टेंट का कोई रोल पैरेलल में नहीं होता। इन लाइनों में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी इनके तमाम कोफिशिएंट्स का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो सेम होता है। क्या मतलब, 3x माइनस 2y प्लस 7, 15x माइनस 10y प्लस 30, दो इक्वेशंस हैं। अगर तुम गौर करो 3 अपॉन 15 माइनस 2 अपॉन, मैं को रेशियो देख रहा हूँ 7 अपॉन 35, ये क्या आ रहा है 1/5, 1/5, ये सेम आएगा। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो लाइनें कोइंसिडेंट की तरफ जाती। यहाँ क्या है, कांस्टेंट की इन्वॉल्वमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको अमूमन लिखते नहीं हैं। तो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है जब लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं। एंड थोड़ी देर में हम इस फॉर्मूले को कहीं बड़ी शिद्दत के साथ इस्तेमाल करेंगे। एंड देखना ये लाइनें पैरेलल हैं, ये पैरेलल की कंडीशन फॉलो कर रहा है और इजाफी खूबी भी ला रहा है। तो पैरेलल लाइनों में इजाफी खूबी आ जाए, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो वो कोइंसिडेंट होती है। तो लाजमी तौर पे कोइंसिडेंट लाइन पैरेलल हैं, लेकिन साथ साथ
उनका कॉमन लोकस भी है। अब आज का और तीसरा टॉपिक होता ही है कि अच्छी मैथमेटिशियन तो ये होती है कि मैं चैप्टर 3 शुरू करता और पहले 1-2 दिन तक पूरी चैप्टर 3 की या 3.1 की डेरिवेशन कर देता और फिर मैं उसको एप्लीकेशन में दिखाता। लेकिन तुम लोग उस वक्त तक बोर हो जाते हो और चीज़ें भूल जाते। तो अब मैंने अपना तरीका खुद सख्त जो बना रखा वो क्या है, पहले तो मैं एप्लीकेशन में ले जाता हूँ, तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। अच्छा ये चीज़ें इस तरह हुई, जैसे कल हमने पैरेलल परपेंडिकुलर की एप्लीकेशन देखी, फिर उसके बाद हम देखते हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुई। जैसे ये फॉर्मूला 2 दिन से तुम इस्तेमाल कर रहे हो, a2x प्लस b2y प्लस c2, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x का फॉर्मूला क्या है, b1c2 प्लस a2b1 एंड y का फॉर्मूला क्या है, c1a2 अब तुम्हें ये मालूम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है। अगर हम 1-2 लाइन्स की इक्वेशन दी है तो हम इससे बड़े मजे से पॉइंट ऑफ, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आज ड्राइव करके देख लें। एंड दावा कर रहा हूँ आता तुम्हें, बड़े आराम से तुम्हें आता सब। 2 लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 लाइन्स हैं। 2 लाइन को छोड़ दो, 2 लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट ईयर का 2 लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल होता है। क्रैमर की शर्त क्या थी कि जो इक्वेशंस अब मैं लाइन बोलना छोड़ दी, उनमें कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे हो। मैंने नहीं कहा, क्रैमर की शर्त मैंने बयान की कि कांस्टेंट राइट हैंड, लाइन की शर्त है कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे हो। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, यूजिंग क्रैमर्स रूल करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्रैमर को फॉलो करना शुरू कर दिया। देन मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट आता था क्रैमर में, और फिर डिटरमिनेंट आता था। मैंने दावा किया ना सब तुम्हें आता है, b1 और b2, और डिटरमिनेंट क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, एंड ये नॉन इक्वल्स टू 0 होगा अगर सोल्यूशन चाहिए। अगर ये 0 है तो फिर, एंड सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था क्रैमर्स का, डिटरमिनेंट a1 याद है कैसे निकलता था, कहते थे डिटरमिनेंट a लिखते हैं, सिर्फ एक तब्दीली होती है, x है, x के कोफिशिएंट हटा देते हैं, ऑन की जगह क्या लिखते हैं हम, कांस्टेंट एक्सीलेंट माइनस c1 माइनस c2। y के कोफिशिएंट हिलाते तक नहीं है अपनी जगह से। a2 किसके लिए है, y के लिए, एंड y के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट तो नहीं हिलेंगे, y के कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएगा, माइनस c1 c। इसको ओपन कर रहा हूं, माइनस c1 b2, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, प्लस b1 c2 जो भी है, और इसको भी ओपन कर रहा हूं, माइनस c2 a1 माइनस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, a2 c1। डिटरमिनेंट a1 को माइनस शुरू में लिखना बुरा लगता लग रहा है, तो b1 c2 माइनस b2 c1, एंड इसी तरह माइनस बुरा लग रहा है तो क्या लिखूंगा, c1 a2 माइनस c2 a1। लो ख़त्म हो गया डेरिवेशन।
C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2। मैंने कहा ना सब तुम्हें आता था, सो कॉल्ड डेरिवेशन कर दिया। अब वो फॉर्मूला 2 दिन से हम यूज कर रहे थे साइमल्टेनियस के लिए, अब हमें समझ में आया हमें तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्रैमर का एक शॉर्टकट तरीका है वो 7वां मेथड सो कॉल्ड। हम इतना लंबा प्रोसेस करते हैं उसको उठा क्यों। इस चैप्टर में उनको जिद है, वो कहते हैं सारे फॉर्मूले ABC में ले आएंगे हम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी फॉर्मूला ABC मालूम है, लाइन की हर चीज मालूम है। एंड याद है बार बार कह रहा हूं ABC कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट है, ABC इंटरसेप्ट्स X एंड Y नहीं है। तो आज मैंने डेरिवेशन यहीं रोक देनी है। डेरिवेशन में ये भी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ाएं तो सैचुरेशन आ जाती है, तो इतनी डेरिवेशन करवाओ कि थोड़ा बच्चा घबराने लगे तो बाहर आ जाए। डेरिवेशन से बाहर आऊँगा, इस सवाल पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट भी है, दूसरा पार्ट भी है और एग्जाम्पल, ये तीनों सवाल एक ही जैसे। मैंने इन तीनों सवालों को मंजर पे लाया ताकि तुम्हें समझ में आए मसला क्या है। जो तुम कहते हो और सवाल उलझ जाता है। मसला ये है 3 सवाल में उसने 2 वैरायटी करवा दी। अब 4-6 सवाल तो दो, क्या वैरायटी करी जरा गौर करना। टू द लाइन, विद द लाइन, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। टू जिसकी तरफ जा रहे हैं, विद जिससे आ रहे हैं। विद द वॉल, वॉल से चलना शुरू करो, ये फ्रॉम दिया हुआ है अदर वर्ड्स में। अब एक सवाल में फ्रॉम से दे रहा है, एक सवाल में टू से दे रहा है। वो बच्चा तो बेचारा 2 सवाल में कंफ्यूज हो जा रहा है, वो इतनी बारीकी पिक ही नहीं कर रहा। मैंने कल डायग्राम बनाने के लिए काफी समझाने की कोशिश की थी। कहीं पे तुम एक पॉइंट ले लो और दूसरी लाइन ले लो, दूसरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं हो, बिल्कुल कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओरिजिन से गुजर रही है, हमें उससे करनी है। जहां दिल चाहे पॉइंट के सामने एक दूसरी लाइन ले लीजिए। लाइन की इक्वेशन क्या है आपके पास, 6x + 5y = 0। ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है और सामने वाले के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है π/4। इसी पॉइंट से एक दूसरी लाइन भी गुजर रही है क्योंकि उसने TWO2 का है, 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। और दोनों इक्वेशन निकाल दी। विद फ्रॉम का अल्टरनेटिव है और विद कमर वाली लाइन को M2 कहते हैं, फ्रॉम वाली लाइन को। आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले वो एक बच्चा अटक गया था कि जनाब विद फ्रॉम का अल्टरनेटिव नहीं होता। और वो कुछ मुझे इंग्लिश पढ़ाने लगा कि विद ये होता है और एडवर्ब एडजॉइंट होता है और ये वो होता है। मैंने कहा भाई इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती। फिर मैं उससे मैंने यही कहा कि मुझे थोड़ा सा, उस ज़माने नेट भी अवेलेबल नहीं था इतना आसानी से, इक्का दुक्का जगह पे था। तो मैंने कहा भाई मुझे किसी इंग्लिश वाले से मशवरा कर लेने दो। तो मैं किसी के साथ पास गया, उन्होंने मुझे तफसील समझाई, फिर उन्होंने मुझे एक बुक का रेफरेंस दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगा। तो वो उन बेचारों ने मुझे बुक भी अरेंज की, मुझे 2 हफ्ते लगे। एंड उस बुक में क्लियर लिखा था, उसमें उन्होंने विद की एग्जाम्पल दी थी 20-22, एक डिक्शनरी नुमा बुक थी। एंड उसमें एक एग्जाम्पल में उन्होंने क्लियर लिखा था विद एज ए अल्टरनेटिव फॉर फ्रॉम, विद फ्रॉम के अल्टरनेटिव के तौर पे होता है। एंड उन्होंने मिसाल दे के समझाई थी कि यहाँ विद को हटा के हम फ्रॉम भी लगा सकते हैं। फिर ला के उस बच्चे को दिखाई। मैंने कहा भाई मुझे तो इतनी इंग्लिश नहीं आती जिन सामने बताया वो, और मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट भी प्रूफ दिया। तो विद फ्रॉम का, अब तुम्हें देखो 2.4 में विद का वर्ड ही नहीं था। 2.4 में तो इन्होंने टॉपिक में बहुत तेजी से वेरिएशन की है, जो तुम्हारे सर पे ओले की सूरत में गिरे तुम हिल गए, ये क्या हुआ। अब इस लाइन का स्लोप कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से फटाफट निकल गया। मुझे इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ चले जाओ। इस लाइन से शुरू होना विद वाली से,
कल ये लाइन 2 थी, TO2, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ खड़े हो जाओ, 12 बजा के, ये एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ खड़े हो जाओ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आ गए। विथ से चलना है, 2 की तरफ आना है। एंड ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 135। आगे मैं नहीं कर रहा, आगे तकरीबन तो बिल्कुल पार्ट 2 के मुकाबले में इंटायरली डिफरेंट हो गया 2n। एंड इसीलिए मैंने इतना बड़ा सवाल तुम्हारे सामने प्रिंट किया हुआ है। उसकी बारीकी बताने के लिए जाती है कि आप 2 सवाल में 2 वेरिएशन दिखा रहे हो यार, और बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि इतना तेज वेरिएशन में उठाएगा। एग्जाम्पल भी लगभग यही है। उन्होंने एग्जाम्पल में पॉइंट x1 y1 कर दिया, उन्होंने एग्जाम्पल में एंगल अल्फा कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। और एग्जाम्पल में लाइन कर दी है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, m के, यानी हमारा m2 m के। एंड वही फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। अब मुसीबत ये है कि जब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही। जैसे टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 आ जाती थी, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 आ जाती थी। अब टेंजेंट अल्फा की वैल्यू टेंजेंट अल्फा ही रहेगी, और m2 की वैल्यू m ही रहेगी। टेंजेंट अल्फा प्लस m1, और ये क्या होगा, m हो जाएगा ऑफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू m। और क्या आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों को साइड बाय साइड करके कॉमन लूँगा, m1 m टेंजेंट अल्फा प्लस m, m1 प्लस m तो नहीं है, हाँ, m1 माइनस टेंजेंट अल्फा। m कॉमन लेना, m1 टेंजेंट अल्फा प्लस 1 m1 माइनस टेंजेंट अल्फा। m इज इक्वल्स टू m1 माइनस टेंजेंट अल्फा अपॉन m1 टेंजेंट अल्फा प्लस 1। इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस, मुझे m1 की वैल्यू निकालनी थी ना, मैंने कुछ गलत निकाल दी है। ठीक है, m1 की वैल्यू निकालनी है, अभी निकालते थे। m1 की वैल्यू निकालनी है, मैंने गलत फोकस कर लिया, माइनस m माइनस टेंजेंट अल्फा, और ये था m1 m टेंजेंट ऑफ अल्फा। फिर क्या होगा, m कॉमन लेना, m1 टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस 1। फिर क्या कर दिया मैंने, अच्छा m1 कॉमन लेना है, m तो जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये m1 हो जाएगा। वो जल्दी करने के चक्कर में मसाइल का शिकार। माइनस m प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू m टेंजेंट अल्फा माइनस 1, एंड देयरफॉर m1 विल बी, इस माइनस को हटाने के लिए मैंने नीचे का ऑर्डर बदल दिया। प्लीज़ इसमें हेजिटेट ना करें कि दूसरे क्या सोचेंगे, आपका क्या मसला है, आप अपना मसला बयान कीजिए। m1 की वैल्यू एंड यहाँ पुट किया, यहाँ पुट करने के लिए मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, x1 y1 की वैल्यू x1 y1 ही है, और इतनी भारी भरकम जो है हमारे m1 की वैल्यू आई है इंटू x माइनस। बस रिक्वेस्ट ये करनी थी, इक्वेशन को फर्दर नहीं सॉल्व करना, एंड इसको इसी फॉर्म में जो, हालांकि इक्वेशन लाइन लिखते वक्त हम कहते हैं x की टर्म पहले हो फिर y की टर्म, नहीं, फालतू वक्त है। अभी याद हुआ है, अभी तुम्हें दूसरा एंगल कौन सा है, वो है 180 माइनस पाई, अब 180 माइनस पाई बाई 4, 180 माइनस 45 डिग्री। और टेंजेंट 180 माइनस अल्फा की वैल्यू, आगे फॉर्मूला होगा, याद है कैसे निकालते थे,
आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आगे इसका फॉर्मूला चल रहा होगा, ये होगा माइनस और कॉट 90 माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट, जिन्होंने 90 प्लस टेंजेंट अल्फा, लेकिन बाहर तो माइनस चल रहा है ना, अच्छा अल्फा, हाँ टेंजेंट ऑफ अल्फा हो जाएगा। सॉरी एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास उनको 90 प्लस थीटा वाले फार्मूले नहीं करवाए जाते, कराची में अमूमन नहीं करवाए जाते, तो वो घबराए नहीं, उन्हें जिसका करवाया गया वो उसका वर्किंग कर ले। एंड वैसे 10.2 का रेफरेंस है फर्स्ट ईयर का, पूरी एक्सरसाइज उन्हें एग्जाम्पल में 90 प्लस थीटा से करवाई है। थोड़ा सा करने में लंबा वक्त होता है, एक क्लास पूरी लगती है, टीचर डंडी, हम अपने प्रोफेशन में सारे लोग प्रोफेशनल लोग डंडी मारना अच्छी तरह जानते हैं, कहाँ डंडी मारो नुकसान भी नहीं हो, डंडी भी बढ़िया है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन 14 दो मेथड से करवाया गया है, मैंने एक मेथड से करवा दिया है, आज दूसरे मेथड से नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसका दूसरा मेथड काफ़ी डेंजरस है। एंड मैं अब कल करवाता, कल टेस्ट आ गया है, तो अब जुमेरात की क्लास में क्वेश्चन 14 के ऑटो पार्ट हम दोबारा करेंगे बाय अल्टरनेटिव मेथड। हमारी 3.1 की शान ही यही है कि हर सवाल का अल्टरनेटिव मेथड दिया है। एंड में मैं कहूँगा 25 सवाल में से कोई सा सवाल ढूंढ लो जिसका अल्टरनेटिव मेथड ना हो। बराबर, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनके इंटरसेक्शन से हमारी लाइन जो कि ये है और वो पैरेलल है। ये पॉइंट क्या निकल के आया मुझे याद आया 22/5 को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने फटाफट निकाल दिया। जो मुझे समझाना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं समझाना, वो तो तुम सॉल्व कर लेते हो, जो मुझे समझाना वो ये सब याद दिलाना है, समझाना भी नहीं है, याद दिलाना है। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर तुम स्लोप का आइडिया ले लो और तुम 1/0 रख दो, तुम बहुत वीक स्टूडेंट हो। स्लोप सेकेंड ईयर में इन्फिनिटी हजारों जगह आएगा और कभी मैं 1/0 नहीं लूंगा, ये होता ही नहीं है। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। बस सोचो 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉल करो, 15 पार्ट थे, लाइनों की इक्वेशन शुरू हुई थी, 15 पार्ट थे। अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भूल गए जब भी तुम्हें इन्फिनिटी भाग रहे हो और टेस्ट आ रहा है तुम्हारा, तुम इन्फिनिटी भागे हो, उसका मतलब है तुमने टेस्ट की अच्छी तैयारी नहीं की है। मैं तो सबूत दे रहा हूं। एंड ये फासला एक्स इंटरसेप्ट होता है जो कि किसके बराबर है? 1/5 के। ये एप्सिसा की वैल्यू है, ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है। खत्म हो गया सवाल बेटा, इतना सा था, तुम पता नहीं क्यों इन्फिनिटी में चले गए। मेरे पास पढ़ लो, मैं कभी इन्फिनिटी को 1/0 नहीं लूंगा, नेवर नेवर नेवर। कमजोर टीचर की पहचान है, वो 1/0 ले लेगा। मुझे मालूम है क्या करते, कहीं नहीं है, हमारे पास फॉर्मूले मौजूद हैं, हम याद नहीं कर पा रहे। कंडीशन मौजूद थी, पूरा जो हमारा क्वेश्चन 14 के पार्ट्स हैं सब मेरा दावा तुमने 2.5 में किए हुए हैं और दिखाता जाता हूं ये भी। वो क्वेश्चन 14 का कर नहीं रहा हूं, छठा पार्ट था, उसमें कह रहा था इक्वल इंटरसेप्ट। अब ये चैप्टर 2 के इंटरसेप्ट्स हैं, तुमने पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट निकल के आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 15 के 2 पार्ट हैं, बल्कि सॉरी 16 के 2 पार्ट हैं, एंड 16 के 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तुम कर चुके हो ये चीज। तुम क्या करते थे? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन यूज करते थे, ये पॉइंट जो निकल के आता था रिप्लेस करते थे, इंटरसेप्ट को इक्वल लेते थे, ये निकल आता था।
आपने 3 सवाल किए में, जरा तो सवाल को उसने घुमाया और आप गिर गए, मुझे नहीं आता। तो मैं यही दिखा रहा हूं कल का टेस्ट क्या करोगे। मैं तो बार बार कल के टेस्ट को रेफर कर रहा हूं। तो जिससे छठा पार्ट नहीं हुआ मैं हैरत से उसे देख रहा हूं। अब मुसीबत आ गई है, आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। Find the equation of the line through the intersection of the line this is making angle of 45 डिग्री। कुछ ये सवाल मौजूदा एक्सरसाइज 3.1 के 7वें की तरफ मौजूद है। 7वें में इक्वेशंस का था, यहाँ इक्वेशन का है। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनके इंटरसेक्शन से ये मेरी लाइन गुजर रही है, इसकी इक्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आ रहा है 1,8 जो भी है वो निकल आया। लेट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल, उसका तो इश्यू ही नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब ये लाइन जाके आगे एक दूसरी लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी लाइन, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है 2x + 3y - 7। और विद द लाइन, विद मीन्स फ्रॉम हो गया ये, और विद मीन 2 हो गया। यहां से चलना है फ्रॉम से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 12 बजाओ, फ्रॉम से चलना ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है। और ये जो है हमारी कौन सी लाइन है, M1, ये M2। फ्रॉम बिल्कुल वही सवाल बन गया। ये वहां तो हम दूसरी इक्वेशन भी निकालते थे, ये लाइन आगे जा रही है इसी पॉइंट से, वो दूसरी नहीं पूछी उसने, तो उसको खुदा का शुक्र अदा किया। जो पूछी है वो निकाल दो। इस लाइन से चलना है दूसरी लाइन की तरफ। lambda + 2 of mu - 3 times of x + 2 of lambda minus of mu + 1 ये सवाल प्लस, ये सवाल 6-7 तरीकों से मैं कर सकता हूँ। इस कदर इसके अंदर वैरायटी। इसके अंदर सबसे पहले उसने पूछा लैम्डा मालूम कीजिए और म्यू मालूम कीजिए। अलजेब्रा ने सादा सी आवाज़ लगाई कि भाई 2 चीज़ें मालूम करनी है, 2 इंफॉर्मेशन 2 इक्वेशन। उसने पहली इंफॉर्मेशन दी है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। उसने दूसरी इंफॉर्मेशन दी है वाई इंटरसेप्ट किसके बराबर है। अब ये देखना चैप्टर 2 है, वाई इंटरसेप्ट, ये चैप्टर 3 नहीं है। मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करूँगा y = mx + c कह लो या b की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ b लिखा है तो इसलिए b की फॉर्म लिख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को। एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना तुमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 में सीखा है, जिसमें तुमने एक लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म किया है, जिसमें परपेंडिकुलर फॉर्म में भी किया है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी किया है। मुझे ये तरीका आसान लग रहा है, शायद तुमने दूसरा किया हो। चाहो तो क्लास के बाद मुझसे शेयर कर सकते हो। सॉरी ये तो दिया था। हाँ, मैंने y के अलावा तमाम को इधर शिफ्ट किया। डिवाइड इक्वेशन किससे डिवाइड किया, 2 लैम्डा, ताकि y का कोफिशिएंट 1 कर सकूं। मुझसे पूछ लो बेटा, तो मुझसे पूछो, वो खुद उलझा हुआ है। बड़ी प्यारी प्यारी ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री के नाम पे बदतरीन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री खेलेंगे। मुझसे पूछ लो भाई, अगर परेशानी हो रही है। डिवाइडेड बाय and y = 2।
कंपेयर बाय वाई इज इक्वल्स टू, आप सी भी कह सकते हो, जोर से बोलो, +9। जब बेईमानी कर दी मैंने, फिर 9 के साथ झगड़ा ही चल रहा है, बार बार उसको प्लस माइनस कर रहा हूँ। m इज इक्वल्स टू, लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई हो गया जो कि दिया हुआ 0 के बराबर, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। लाइन का y इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई हो गया जो कि दिया -3 के बराबर, -6 ऑफ लैम्डा माइनस ऑफ म्यू, नॉट 3, +1। लाइन का स्लोप 0 है, जीरो है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, पहली इक्वेशन जनरेट कर ली हमने स्लोप से। y इंटरसेप्ट कितने के बराबर दिया हुआ था, दूसरी इक्वेशन यहाँ से जनरेट होगी, लैम्डा म्यू की 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर साइमल्टेनियस सॉल्व होगा। माइनस भी था इसके बाद, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6 ऑफ लैम्डा -3 ऑफ म्यू प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 6 ऑफ लैम्डा प्लस 9। मालूम ये चला कि हम उम्मीद करके बैठे थे दूसरी इक्वेशन बनेगी, अल्लाह मियाँ ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया, इक्वेशन बनने के बजाय क्या हो गया, म्यू की वैल्यू निकल पड़ी। हम तो उम्मीद कर रहे थे सेकंड से जो है इससे y इंटरसेप्ट -3 से सेकंड इक्वेशन बनेगी, वो बनी ही नहीं, और जब ये आ गई म्यू की वैल्यू, और यहां से लैम्डा आ गया। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, आखिरी लाइन पढ़ो, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लैम्डा म्यू आ गया, एक तरीका है लैम्डा और म्यू इक्वेशन में डाल दीजिए, लंबा तरीका है, एक आसान तरीका है। उन्होंने कहा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसने कहा y इंटरसेप्ट -3 है। अब यही तो चालाकी है आपकी, यही तो आपकी हाजिर दिमागी है कि आप लंबा काम करके आए कि आप छोटे काम से गुजर गए। मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं चलाओगे, मैथमेटिक्स नहीं होगा। इस सवाल को कई तरीकों से मैं कर सकता हूँ, शायद तुमने जो किया वो भी ठीक है, मुझे अगर चाहो तो दिखा देना, मुझे ये आसान, सबसे आसान फॉर्मेट लगता है। तो तकरीबन हमारे 45 मिनट गुजर गए, अभी तक क्लास शुरू नहीं हो पाई है। पहले हम डेरिवेशन में 20 मिनट निकाल गए, फिर 15-20 मिनट हमने थोड़ा सा होमवर्क पे डिस्कस किया, क्योंकि आज काफ़ी लोग होमवर्क पे परेशान हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज मुझे 2 टॉपिक पढ़ाने। पहला टॉपिक बहुत छोटा है, तुम्हारी खोपड़ी घुमा देगा 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, यूं घूमोगे वापस आ जाओगे। कैसे देखो दिखाता है, कोई थ्योरी नहीं है मेरे पास, मैं डायरेक्ट अपनी एग्जाम्पल बना के पहुंच गया हूं। 22वें सवाल की एग्जाम्पल है, फाइंड ए एंड बी सो दैट द लाइन so that the lines are parallel। अब पहले ए एंड बी को तय कर लो। ये ए और बी ना चैप्टर 2 के ना 3 के, ये कांस्टेंट है। काश वो हमारी बुक वाला या पी लिख देता या क्यू, तो तुम्हारे मसाइल कुछ कम हो जाते। उसे ले दे के ए बी में ले जा रहा है, तो इस ए बी को पुराने ए बीओ से ना मिलाना। जैसे समझ लो लैम्डा म्यू है, हमें ये ए और बी निकालना है, कब 2 लाइनें पैरेलल हो। 2 लाइनें पैरेलल हो, स्लोप से चलना है या कोफिशिएंट से चलना है, और का मतलब तुम्हारी मर्जी। तुम दकियानुसी हो चैप्टर 2 के वाले, पुराने ख्यालात वाले कि नए ख्यालात वाले, तुम तय करो।
बी कैसे निकलेगा? इसका जवाब दे दो तो शानदार। इसका जवाब दे दो। और बताया हुआ मैंने तुम्हें, कल ही बताया था। दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। चीता बच्चा। कल मैंने कहा था 2 लाइनें पैरेलल हो, कांस्टेंट का कोई रूल नहीं होता, जो दिल चाहे ले लो। देखना ना, बी कहाँ लिखा है? कांस्टेंट की प्लेस पे लिखा है, लाइन के कांस्टेंट की प्लेस पे। एंड कल मुसलसल कह रहा था 2 लो, 200 लो, -2 लेख लो, बस जो भी लेना आयोटा में नहीं लेना। खत्म हुई, 360 घुमा, अभी फिर घूमेगा। बेटा कल नहीं सुना आप लोगों ने, पैरेलल लाइनों में कांस्टेंट का रोल नहीं होता, और सुना तो समझा नहीं। पार्ट 2 में ये दोनों लाइनें, मतलब इन सवालों को कोई 3, 4, 5 महीने बाद मैं टेस्टों में देता हूं, 2 पार्ट देता हूं, बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि ये पूरी बुक में, पूरी एक्सरसाइज में एक सवाल है, और इसके पीछे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट भूल जाते हैं। और अफलातूनियत लगी होती है, एक ही वैल्यू इसमें पुट हो रही है, और जबरदस्ती इक्वेशन बन रही है, और बी निकल रहा है। कैसे निकलेगा? होगा ही नहीं। ये 2 लाइनें हैं। अब वो कह रहा है पार्ट 2 में परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है? तो दकियानूसी तरीका चैप्टर 2 का, A1/B1 माइनस B2/A2। हाँ भाई, A1 क्या है? A/3 माइनस शाबाश -1/5। प्लीज कोई चीज नहीं समझ में आ रही, बोलते चलो, मजा नहीं आ रहा। कल कह रहा था परपेंडिकुलर लाइन में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं। जोर से बोलो। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने, थैंक यू। कल कह रहा था कांस्टेंट का कोई रोल परपेंडिकुलर लाइन में भी नहीं होता। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इन्वॉल्व हो गए। कल बार बार हम दिखा रहे थे 5x + 4y - 1, इसकी परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? 4x - 5y प्लस कांस्टेंट जो चाहो ले लो। यहां तक तो हजम हो गया। चलो देन उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? वही 2 लाइनें हैं, ax + 3y - 5 = 0, 5x - y + b = 0। कोइंसिडेंट लाइन। आज हमने बात की थी, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए उसको कोइंसिडेंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला बनाया था। एंड तुम्हें याद हो, उस फॉर्मूले में हमारे कांस्टेंट का रोल होता है। इसका मतलब b की वैल्यू निकलेगी, पहले 2 पार्ट में नहीं निकली। A1 A/5, B1 3/-1 -5/b। ये स्टेटमेंट है, सब बराबर है। जैसे तुम कोसाइन और साइन लॉ सवाल सॉल्व करते थे, एक अननोन ए अननोन और ए की वैल्यू, देन उसके बाद -3 = -5/b, b = अब b के लिए ये जुमला नहीं आया कि b बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, बिल्कुल नहीं आया। b एक्यूरेटली यही रखना है अगर तुम्हें लाइन को लाइन के ऊपर लानी है। अब ये नहीं कहा कुछ भी ले लो कांस्टेंट। आखिरी सवाल की तरफ चले हैं, मजेदार छोटा सा सवाल है बहुत कुछ चीजों के साथ। ax + 3y - 5 = 0, 5x - y + b = 0। ये 2 लाइनें हैव नो कॉमन पॉइंट का क्या मतलब है?
इंटरसेक्ट नहीं होनी तो पैरेलल होंगी। आज ही बात कर रहे थे, आज हमने टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले में कहा था अगर लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल 0 होगा। हैव नो, सीधा सीधा पार्ट 1 पार्ट 4 सेम है। मुंह बंद करो यार, वैसे कोरोना फैला जा रहा है। हाँ, मैंने तो एक दफा भी नीचे नहीं किया, मुसलसल बोले जा रहा हूं इस बुरी कंडीशन में। वो मैं एमसीक्यूज में पूछता हूं, when two lines have no common point, this means, आगे 4 चीजें लिख देता हूं, lines are parallel। अब यही तो कंसेप्ट है जो अपने रहनों में हमने बिठाना है। इसका मतलब 2 लाइनें have no common point, lines are parallel, स्लोप से करना है कि कोफिशिएंट से करना है? स्लोप से कर लेते हैं, ऐसी तफरीह में। पैरेलल लाइन में बी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। हाँ, लाइनें पैरेलल हैं, यानी अगर 2 लाइनें हैं 5x + 4y + 7 = 0, 5x + 4y + 11 पैरेलल होंगी। तुमने 5x + 4y - 22 पैरेलल होंगी। 5x + 4y 1/50 ले लो, पैरेलल होंगी। हमें तो ये चीज सेम रखनी है, कांस्टेंट कोई रूल नहीं करता। एक नहीं भाई, कांस्टेंट करता क्या है? हाँ, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। जब तुम कांस्टेंट चेंज करोगे जिस लाइन का, वो आगे पीछे होगी बस, नथिंग। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो कांस्टेंट सिर्फ आगे पीछे करता लाइन को, और इंक्लिनेशन, स्लोप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रहता है। वो तो डिपेंड करता है एक्स एंड वाई की कोफिशिएंट पे। पहला टॉपिक खत्म हो गया। आज का दूसरा टॉपिक, दो टॉपिक पढ़ाने। अगर 2 लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर 3 लाइनें एक ही जगह से गुजर रही हैं तो उनको कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। अब कॉन्करेंट के लिए क्या शर्त है? कॉन्करेंट के लिए शर्त है 3 हो कम से कम, और आगे जितनी हो, मतलब अगर 50 लाइनें एक जगह तो कॉन्करेंट कहलाएंगी। आपका मीडियन, ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले साइडों में मीडियन, तीनों मीडियन कॉन्करेंट होते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, क्योंकि वो 2 से ज्यादा है। तो कॉन्करेंसी, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं, कॉमन पॉइंट कहते हैं। कोई थ्योरी नहीं है मेरे पास, सवाल ले आता हूं, आइडिया पुट अप करो। 3 लाइनें साबित करना है एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। तुम्हारे रन में कोई आइडिया आया? तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, साबित करना है। शाबाश, क्या आइडिया है आपके जहनों में? साइमल्टेनियस किसको कर लें? तीनों को सॉल्व कर लें। कोई सी 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, तय कर लो कौन सी 2 कर लो, तीसरी को छूना नहीं। और जब पॉइंट निकल आए तो फिर तीसरी में रिप्लेस कर दो। अगर वो पॉइंट तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यस द लाइन्स आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तो कोई सी 2 कर लो, और जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो। सवाल मैंने बनाया तो रास्ता मैंने भी तय किया है। मैं जब अपना सवाल एग्जाम्पल बनाता हूं ना, पहले उससे निकलने का रास्ता रख लेता हूं। y के कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन है, ऐड कर लो। अपना सवाल बनाना तो सबसे आसान काम होता है, कि वो आपकी मर्जी से सॉल्व होगा।
एंड मकसद यही है कि मुझे तो सवाल को बच्चे को समझाना है, कोई भी आसान हो मुश्किल हो। y1 आ गया, तो 2,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब तीसरी इक्वेशन में देखना, मैंने इक्वेशन 2 को छुआ भी नहीं था अभी तक, तो अगर तुमने तीनों को इंटरमिक्स कर दिया तो रॉन्ग हो। कोई सी दो को सॉल्व करो, मैंने ये नहीं कहा पहली और आखिरी को करो, मैंने कहा कोई सी दो को करो, थर्ड वन को रोक लो। अब थर्ड वन में रिप्लेस करने जा रहा हूं, रिप्लेस एक्स वाई बाई 2,1। hence lines are concurrent। और क्या है, 2,1 is their point of concurrency। कुछ कहना चाहो, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है। 25 सवाल हैं एंड में, इस एक्सरसाइज में दिखाऊंगा एंड में हर सवाल अल्टरनेटिव मेथड से हुआ और मैंने करवाया। एक ने का जरूरत क्या अल्टरनेटिव बेटा, अगर वो उसका फॉर्मूला है वो एमसीक्यूज में दे दिया तो क्या करोगे। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए तो कोई थ्योरी की जरूरत नहीं थी। उसका फॉर्मूला पहले चलें, क्या देखें, a1x प्लस b1y और कहा गया जनाब, तीसरी लाइन भी तो है ना, a1 b1 c1 b2 c2 a3, ये AC ऑफ कर दो, b3 c3, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। डिटरमिनेंट आ रहा है, प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, दौड़ती भी आ रही हैं। आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर का कोई फॉर्मूला, फर्स्ट ईयर की कोई सिंप्लीफिकेशन सब वैलिड है यहाँ। इसीलिए तो यूनिवर्सिटी वालों ने एप्टीट्यूड टेस्ट रखा है, एंड एप्टीट्यूड में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की चीज़ें पूछते हैं। क्यों, उन्हें वो स्टूडेंट नहीं चाहिए जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की कोई चीज़ भूल गया है। एप्टीट्यूड के जरिए वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें क्या क्या बच्चे में क्वालिटी चाहिए अपने सब्जेक्ट के लिए। अगर वो उसको इतनी मैथमेटिक्स आती है या वो चीज़ें आती हैं, ओके आ जाओ वो अंदर, उसकी परसेंटेज कुछ भी हमें उससे गर्ज नहीं है, आती हैं तो आए, नहीं तो वो बच्चा तो बोझ बन जाएगा, कहेगा सर डिटरमिनेंट कैसे खुलता है, अब मैं ये पढ़ाऊँ कि डिटरमिनेंट कैसे खुलता है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 3 minus 2 minus 4 5 1 minus 11 1 2 minus 4 का डिटरमिनेंट 0 है। एंड जब डिटरमिनेंट 0 है तो इसको एक्सपेंड कर लो। तुम जिस तरह एक्सपेंड करते हो सब मेथड सही है, बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो। फर्स्ट ईयर में तो हम लिखते थे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, नहीं अब सब जूनियर नहीं है, सीनियर है। जो यहाँ लोग बैठे हैं उन्हें जिस तरीके से आता, मैंने उनसे कहा आपने सही किया हुआ है, बस वो चीज़ आनी चाहिए आपको। कोई मुझे पढ़ाता है कि जी मैंने तो यूं किया था, बेटा तो कर तो लो जैसे किया था आपने।
चीज़ अगर मैं तेज कर रहा हूँ तो मुझे बता दो। देखते हैं डिटरमिनेंट 0 आता है या नहीं आता है। एटीन थ्री तक क्या आता है? Points are, sorry, lines are concurrent. तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, ये प्रूव हो गया। आल्सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी तो आया ही नहीं। अब इस मेथड की कमजोरी, ये प्रूफ तो फट से कर देता है, पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है? फिर साइमल्टेनियस सॉल्व करो। किनको? तीनों में से जिसको दिल चाहे। मैं वही अपनी पसंदीदा दो इक्वेशन लूंगा जो कि तेज तरीन मेरे से पिछली दफ़ा भी हो गई थी। ऐड करो। बहुत सारों के जहनों में आ रहा होगा ये मेथड तो बहुत ख़राब है। बेटा दौड़ के इस पे आओगे, मजबूर हो जाओगे। हमेशा याद रखना सेकंड मेथड अजीब सा होगा, बट होगा सबसे क्विकेस्ट। जब बुरी इन्वायरमेंट आ रही है 1-2 क्लासेस के बाद आएगी, ये सबसे छोटा लगेगा तुम्हें। ऐड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 4x इज इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2y is equals to 2, y is equals to 1, 2, 1 is their point of concurrency. अब चेक नहीं करना, चेक तो पहले कर लिया हमने, डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब हमने आखिरी क्लेम करना है। 5 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसकी मैंने एग्जांपल की है। 3 सब पार्ट एक पार्ट तरीके से, 2 पार्ट एक तरीके से, ताकि आप ये कह सकें मुझे दोनों पे मैंने कुछ शुद्ध बुद्ध हासिल की है, जान पहचान ली है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 2-5 से कर लेंगे। जब आप 2 क्लासेस बाद जुमे को ही अगले हफ्ते फंसे रहेंगे एक जगह एंड मैं डिटरमिनेंट लगा रहूँगा, आप कहेंगे ये क्या हो कर रहे हैं, क्योंकि आपने बेसिक्स को किया नहीं। टाइम ऊपर चला गया 2 मिनट, 4 मिनट और उधार लेता हूँ। आज का आखिरी सवाल इसी कॉन्करेंसी के ऊपर, 2 ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं आज बड़ी ईमानदारी से 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आज का आखिरी सवाल, 3 लाइनें यहाँ पे भी दी हैं और लाइनें कॉन्करेंट दी हुई हैं। तीन लाइनें कॉन्करेंट दी हुई हैं, कह रहे हैं के निकाल दो। 2 मेथड, एक डिटरमिनेंट वाला बाद में करेंगे, पहले वाले मेथड में क्या करेंगे हम, जिसमें के नहीं दिया बाहर, उन 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे में रिप्लेस करेंगे। एंड जब मुझे अपना सवाल बनाना हो और इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो तुम्हें मालूम है मैंने बड़ा आसान रखा हुआ होता है। जब बादशाह महल बनाता है ना, तो सबसे पहले सुरंग बनाता है, क्यों उसे मालूम है इस महल में मैं 10 साल रहूंगा, 40 साल रहूंगा, 50 साल रहूंगा, एक वक्त आएगा लोग मुझसे तंग आ जाएंगे, मुझे मारेंगे, तो भागने का रास्ता तो पहले रखो। तो मैं भी पहले सुरंग बनाता हूं, जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाए। अपने सवाल बनाने में यही तो आजादी होती है। 3,1 पॉइंट आ गया, सेकेंड इक्वेशन में रिप्लेस करो। +4 इज इक्वल्स टू प्लस के एंड के इज इक्वल्स टू सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में A1 चाहिए, B1 चाहिए और C1 चाहिए और A2 चाहिए, अभी सही नहीं, B2, C2 और A3, B3 और C3 चाहिए।
A1 क्या है 1 1 माइनस 4 5 K 4 3 माइनस 1 माइनस A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटरमिनेंट 1 1 minus 4 then 5 K 4 3 minus 1 minus 8। जब मैंने फीस अपने मन की ली है, अपने पसंद की ली है, तो मैं क्यों किसी चीज में डंडी मारूं? फाइव 3 4 माइनस 8 प्लस माइनस 4 डिटरमिनेंट क्या हमारे पास 5K 3 क्या हो जाएगा प्लस 52 और प्लस 20 प्लस 12 के साथ के ये 2 के 4 के 20 72 76 माइनस 76। ये मैंने इस वक्त तुम्हारे सामने जो किया क्वेश्चन 10 किया है, उसकी एग्जांपल 3 पार्ट है, 2 एक मेथड से एक मेथड से, ताकि कल को तुम ये नहीं कह सको हाँ ठीक है कोई मेथड मुश्किल लग रहा है, वो बच्चे ने कहा कि मैं एक सवाल एक मेथड से तीनों पार्ट कर लूँ, दूसरे मेथड मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी, मैंने इतना लंबा काम नहीं कहा, लेकिन करना चाहो कर सकते। तो आज मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, कल इंशाल्लाह ताला टेस्ट है।